जय महाराष्ट्र. मी आशुतोष पाटील आणि आजच्या विशेष मुलाखतीमध्ये एक असे पाहुणे आहेत ज्यांनी महाराष्ट्राच्या एका नेत्यासाठी एक विशेष दिशा दिली, त्या नेत्याला नवा रंग दिला. नरेश अरोरा आपल्या सोबत आहेत, ज्यांनी अजितदादांसाठी या विधानसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण निवडणुकीची प्रचाराची धुरा वाहिली. नरेशजी, स्वागत जय महाराष्ट्रमध्ये. थँक्यू आशुतोषजी. मी मराठीमध्ये प्रश्न विचारीन. सगळ्यात पहिला प्रश्न, अजितदादांना तुम्ही गुलाबी का केलं? देखिए, ये सवाल सब लोग पूछते हैं और सब लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो गुलाबी सब मैंने बोला है और सब हुआ है. बट हकीकत ये है कि जिस दिन बजट पेश हुआ था इस विधानसभा में, जिसमें लाड़की बहन योजना अनाउंस की गई थी, उस दिन अजीत दादा ने यही जैकेट पहनी हुई थी. अच्छा. वो जैकेट जो उन्होंने उस दिन पहनी हुई थी, वो जैकेट उनपे उस दिन अच्छी लग रही थी. और क्योंकि लोकसभा के चुनाव जब खत्म हुए और एनसीपी एक क्राइसिस से गुजर रही थी, एनसीपी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप की एक ही सीट आई थी. उसके बाद एक नई दिशा, एक नई दशा, दोनों की आवश्यकता थी, दोनों की जरूरत थी पार्टी को. और ऐसा मुझे महसूस होता था कि पार्टी के साथ नया वोटर या पार्टी के साथ एक नयापन आना जरूरी है. उसको ऊपर हमने रिसर्च किया, रिसर्च करके हमने एक पिंक कलर आइडेंटिफाई किया. और पिंक कलर आपके महाराष्ट्र में जो गुलाल खेला जाता है उसमें एक येलो और एक पिंक, दो कलर मेन रहते हैं. तो हमने उसमें से पिंक कलर को चुना. पिंक कलर क्योंकि उस दिन उन्होंने, अजीत पवार साहब ने वो जैकेट पहनी थी, तो हमने उसको मिक्स किया. मिक्स करके हमने दादा के आगे बात रखी. दादा ने बात को हमारी माना और वो बात आगे चली. फिर जब वो जनसम्मान यात्रा में जब वो निकले तो उनको खुद से अच्छा लगने लगा. तो वो कुछ लोग पार्टी में उस टाइम पे सोचते थे कि पता नहीं कैसे होगा, हमारी आइडेंटिटी ट्राई कलर के साथ है, हमारी आइडेंटिटी व्हाइट कलर के साथ है. मीडिया मध्ये खूप क्रिटिक्स त्याबाबत आलं, टीका झाली. देखिए, मीडिया में तो ये जितना क्रिटिसिज्म होता है उतना आपको मोटिवेशन मिलता है कि लोग कह रहे हैं तो आप अपनी बात, अगर आप कन्विंस्ड हैं तो उसका कन्विक्शन का परिणाम तो इलेक्टोरल आउटकम है या लोगों की पसंद है. और लोगों की पसंद जब लोग खुद आके जब दादा को बोलने लगे और जब हम ब्रांडिंग में नहीं भी इन्वॉल्व रहते थे कहीं पे, तो कैंडिडेट्स या पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता खुद से पिंक कलर अपनाने लगे, क्योंकि उनको भी लगने लगा जैसे नवाब मलिक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनकी खुद की थी, उनकी बेटी सना जी की थी. तो वो लोग तो, उन्होंने तो जितना पिंक किया है बॉम्बे में, वो मेरे ख्याल से उतना किसी ने नहीं किया, उतना बारामती में भी पिंक नहीं हुआ जितना उन लोगों ने पिंक किया. तो सबको लगा कि हमारी एक पहचान अलग से दिख रही है. अगर पिंक दिखता है लोगों को मालूम पड़ता है कि अजीत पवार साहब की पार्टी है, ये घड़ियाल की पार्टी है. और जितना महाराष्ट्र में 6 पार्टी होने से क्लटर बन गया था कि सब पार्टी कौन किस पार्टी से, ये लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा था. क्योंकि कुछ नेचुरल अलायंस पिछले 20 साल में चलते आ रहे थे, वो अलग हो गए. अभी शिवसेना बीजेपी के साथ भी है, शिवसेना कांग्रेस के साथ भी है. तो लोगों को इतना कंफ्यूजन था. उसी में एनसीपी की बात आ गई. एनसीपी बीजेपी के साथ भी है, एनसीपी कांग्रेस के साथ भी है. तो उसमें मेरे हिसाब से नई पहचान की जरूरत थी. हमारी टीम ने समझा नई जरूरत है और हमने पार्टी के सामने रखा, जिसमें प्रफुल्ल पटेल साहब, सुनील तटकरे जी, अजीत पवार साहब थे. उन्होंने हमारी बात एक्सेप्ट की. एक्सेप्ट करके फिर जब हम फील्ड पे निकले और फील्ड पे जब एक्सेप्टेंस आई तो फिर वो गुलाबी 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 चलता ही रहा. कारण महाराष्ट्राने याआधी गुलाबी रंग पाहिला नव्हता. भगवा पाहिला होता, हिरवा पाहिला होता, निळा पाहिला होता, पण गुलाबी नव्हता पाहिला. तर तुम्ही म्हणताय की आता तर सक्सेस, तुम्हाला यश मिळालेलंच आहे, त्यामुळे आता एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह. पण दादांची इमेज पाहता, दादा एक स्पष्ट वक्ता, जे मनात येईल ते बोलणारा माणूस, अशा माणसाची इमेजिंग करताना, ब्रँडिंग करताना तुमच्या समोर काय काय थॉट्स होते? सी, आप ये बात, जैसे आप बात करते हैं कि दादा की एक इमेज है, इमेज वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो इमेज बदल गई, वो स्पष्टता से बात करनी उन्होंने बंद कर दिया, ऐसा नहीं है. बट उनका रोल बदल गया. पहले उनका रोल था एक बैकरूम एडमिनिस्ट्रेटर का, कि वो बैठ के सरकार चलाते थे और जितने विधायक चुन के आते थे, जो एमएलए आमदार चुन के आते थे, उनका काम करवाना, मंत्रालय चलाना, ब्यूरोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट देखना, जो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या स्टेट में उनका जो मैंडेट है, जो भी मंत्रालय वो चलाते हैं. और शरद पवार साहब पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो वोट लेके जाते थे. जब वो वोट लेने जाते थे तो शरद पवार साहब का अपना रोल था, तो दादा को वो रोल की जरूरत नहीं थी. अब रोल बदल गया. अब वो पार्टी के खुद नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनको खुद के लिए वोट भी लेके आना है. जब वोट लेके आना है, आप किसी से वोट मांगने जाओगे तो उससे गुस्सा तो नहीं कर सकते, उससे तो निवेदन करना है कि भाई मेरे ही आपके लिए काम किया है और आपको अच्छा लगे तो आप हमको वोट दीजिए.
तो उसमें उनको खुद महसूस इस बात का हुआ कि जब ये बात हमारी डिस्कशन हुई कि अब आपका रोल चेंज हो गया है, अब वो रोल उन्होंने समझ लिया। और अजीत पवार साहब को कोई राजनीति तो सिखा नहीं सकता, राजनीति तो वो तब से करते आ रहे हैं जब हम स्कूल में थे। तो ये समय की जरूरत थी कि वो अपने रोल को समझें, रोल को समझ के उसके अंदर एक नया अवतार उन्होंने देखा। तुम्ही नक्की व्हॅल्युएशन काय काय त्यांना पॉइंट्स दिले होते? सी, आप मेरे को जिन बातों में फंसाना चाह रहे हैं वो बातों में मैं फंसूंगा नहीं। हमारा रोल ओवरऑल ये था कि हम ये देखें कि किस तरह से पार्टी को फायदा हो सकता है और पार्टी की जरूरत क्या है, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी आइडेंटिटी क्राइसिस था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि आपके पास एक टैग लगा था गद्दार। वोट गेटर नहीं थे, आपके ऊपर एक पर्टिकुलर टैग लग रहा था। अब आपको वोटर से जाके वोट मांगने हैं। आपने वोट पहले मांगे आपने लोकसभा में, उसका परिणाम आपके हक में नहीं आया। और हक में ऐसा नहीं आया कि पूरे महाराष्ट्र में छोड़िए देश में चर्चा चलने लग गई कि वीक लिंक सबसे ज्यादा अजीत पवार साहब की पार्टी है। अब इतने डाउन से आप और नीचे तो जा नहीं सकते थे, अब तो ऊपर ही आना था। ऊपर आने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना था कि गलतियां क्या हुई और गलती एक्सेप्ट करके फिर ही आप उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, म्हणून दादानी असं म्हटलं का की सुनेत्राला उभं करणं माझी चूक झाली? ये उनके दिल की बात है, ये उनके मन में ऐसा आया कि परिवार के सदस्यों को आपस में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। उनको लगा कि भी अगर सुप्रिया के सामने उनको किसी को चुनाव लड़ना भी था तो परिवार का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ऐसा उनको खुद के मन की भावना है, इसमें कोई इनपुट या कोई स्ट्रैटेजी वाला बात नहीं है। और उसको उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया। एक स्ट्रांग आदमी ही पब्लिकली अपोलोजाइज कर सकता है, वीक आदमी नहीं कर सकता। और खासकर पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी अनफॉरगिविंग है, लोग जल्दी से उस बात को समझते ही नहीं है और सब लोग डरते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज रहती है जिसमें हर चीज पे रिएक्शन होता है। इट इज नॉट लाइक आप कोका कोला की कोई एड निकालते हैं तो उस पे लोग अच्छा कहेंगे, बुरा कहने की तो कोई स्कोप ही नहीं है, उनका कंपेटिटर अपनी नई एड निकालेगा। पॉलिटिक्स में आप कोई भी स्टेप लेते हैं आपको हर जगह टीका झेलना पड़ता है। अब लाड़की बहन योजना जैसी योजना निकालने पे भी उनको टीका झेलना पड़ा। अगदी बरोबर आहे, कारण तुम्ही आता कॅम्पेन आधी केलीत आणि कॅम्पेनला यश मिळते की नाही हे समजायला तुम्हाला निवडणूकच होते आणि चुकलं तर इथे रिव्हर्स गिअर नव्हता। तो उसमें ये बात को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरे को ये चीज़ों में जो गलती हुई है उसको दुरुस्त करना है, उस पर काम करना शुरू किया। और फिर जब वो जन सम्मान यात्रा पे निकले, मेरे ख्याल से सारा टर्निंग पॉइंट वहां से आया क्योंकि उन्होंने जब लोगों में गए, लोगों के साथ उन्होंने जिस तरह से जिस माहौल में बात करनी शुरू की दिन में, और कंसिस्टेंटली गए 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज कंसिस्टेंटली उन्होंने डे एंड नाइट काम किए। सिर्फ 2 दिन बॉम्बे में रहते थे और ताकि अपनी मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज कंप्लीट कर लें, ट्यूसडे और वेडनेसडे। बाकी के 5 दिन टोटल समर्पित सुबह 7 बजे चालू हो जाते थे। म्हणजे दादानी जे आता जे थोडे नरम दादा आम्हाला दिसले पहिल्यापेक्षा, त्याचं कारण तुम्ही? ये उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि उनको जरूरत क्या है। ये उसमें कारण कौन था, ये कुठेही कॉन्ट्रोवर्शियल बोलू नका हे सांगणारे तुम्ही। नहीं, इसमें देखिए हर चीज की जरूरत है ना, उनको जरूरत दिखी कि इस चीज को करने से फायदा होगा। सलाह हो सकता है किसी ने भी दी हो पर फायदा उनको दिखा कि इसको, मेरे को सिंपल एक लॉजिक था, वोट मांगने जाना है, निवेदन ही करना पड़ेगा, हाथ जोड़ के बात करनी पड़ेगी। बरं, तुम्ही महाराष्ट्राचे पण नाही आहेत, तुम्ही महाराष्ट्राचे नसताना, महाराष्ट्रीयन नसताना आता तुम्हाला मराठी समजायला लागले, साधारण एक 5-6 महिन्यांपासून आपण काम सुरू केले। एक नॉन मराठी माणूस जेव्हा महाराष्ट्रासाठी आणि महाराष्ट्रात डायव्हर्सिटी आहे तेव्हा तुमच्या समोर काय थॉट होते? सी, हमने जितने भी राज्यों में काम किया है हर राज्य में डिफरेंट डायनामिक होते हैं। महाराष्ट्र के डायनामिक ऐसे हैं कि यहाँ पे 40 साल से किसी एक पार्टी की सत्ता नहीं आई है और उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र इतना डाइवर्स है। नागपुर कुछ सोचता है, नासिक कुछ सोचता है, मुंबई कुछ सोचता है, विदर्भ कुछ सोचता है। अब उसमें सब लोग मिलके महाराष्ट्र को बनाते हैं और हर एक एरिया का महाराष्ट्र में कुछ कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है कि प्रॉस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर रीजन प्रॉस्पर वैसे उतना जो है वो प्रॉस्परस नहीं हो, बट सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। नासिक से वाइन यार्ड आते हैं, नागपुर से संतरे आते हैं, मुंबई के अपनी इन्वॉल्वमेंट है, कोंकण की अपनी इन्वॉल्वमेंट है। उस डाइवर्सिटी में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आप स्टेट वाइड नैरेटिव नहीं सेट कर सकते। म्हणून तुम्ही मॅनिफेस्टो पण वेगळा वेगळा ठरलात? मैनिफेस्टो में क्योंकि हमारे बहुत कम सीट्स कंटेस्ट कर रहे थे, सबसे कम सीट एनसीपी कंटेस्ट कर रही थी, 57 सीट हम कंटेस्ट कर रहे थे और हमारे पास अच्छे कैंडिडेट थे, कैंडिडेट सिलेक्शन भी अच्छा था। दादा ने ये बिल्कुल क्लैरिटी से रखा था कि मेरे को विनेबल कैंडिडेट्स को टिकट, कैंडिडेट सिलेक्शन मध्ये पण तुमचं सजेशन होतं? हम अपनी रिसर्च का इनपुट देते हैं, फाइनल डिसीजन तो पार्टी का रहता है। पण जरांगे स्वतः बॅकआउट आणि त्यांचे कॅन्डिडेट्स बॅकआउट झाले म्हणून तुम्हाला हे यश मिळालं असं नाही? नहीं, उल्टा लोग बोलते थे इससे नुकसान होगा हमें। लोग तो ये बोलते थे उल्टा नुकसान होगा बिकॉज अगर वो उनके कैंडिडेट खड़े रहते तो फिर उनकी समाज की वोट की डिवीजन होती, तो उनके ना खड़े रहने से ऑपोजिशन को फायदा होगा,
तो बीजेपी को नुकसान गिरेगा, हमको नुकसान गिरेगा, शिंदे जी को नुकसान गिरेगा, बट वैसा नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, डाइवर्सिफिकेशन में मैंने ये बात नोटिस की, एटलीस्ट अपनी 60-70 सीटों के ऊपर पर्सनल जो लोगों की आउटरीच है वो बहुत मैटर करती है कॉन्स्टिट्यूंसीज में। इसको एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का लोकसभा में लगभग 3-4% वोट अलायंस को, महायुति को मिला था। इस बार 22% मिला है, 22%। और उस 22% में भी 39 सीट्स में से 22 सीटें जहां जीत के आए, और उसमें स्टैंड लेने वाले एक ही आदमी था, वो थे अजीत पवार साहब। माइनॉरिटी के इश्यूज के ऊपर, वक्फ बोर्ड के इश्यूज के ऊपर, जो स्लोगन की बात हुई उसके इश्यूज के ऊपर। तो माइनॉरिटी को भी दिखा कि भाई कोई आदमी इस अलायंस में स्टैंड लेने की सिचुएशन में है। अजितदादांनी सेक्युलर भूमिका घेतली आहे ऑफ कोर्स उनका तो आइडियोलॉजी है ना, विशालगढ़ का इंसिडेंट हो या वक्फ बोर्ड का बिल की बात आई, या ये जो अभी नारा जो दिया गया उसकी बात आई, उस पर हर पे उन्होंने स्टैंड लिया, बिकॉज वो कहते हैं मेरी आइडियोलॉजी शिव शाहू फुले अम्बेडकर वाली आइडियोलॉजी, मैं उस आइडियोलॉजी से बनाऊं, बाकी मैं अगर किसी अलायंस में हूं तो वो गुड गवर्नेंस के लिए हूं, कि मैं कैसे डेवलपमेंट ले जा सकता हूं, कैसे डेवलपमेंट कर सकता हूं, कैसे जिन्होंने मेरे को देख के या मेरे कैंडिडेट्स को मेरे कहने पे वोट डाला है उनको मैं कैसे बेनिफिट दे सकता हूं। कॉमन आइडियोलॉजी है। बाकी लोगों की आइडियोलॉजी के साथ वो कह रहे हैं कि इस चीज पे वी कैन एग्री टू डिसएग्री आल्सो। सो वो सब बातों को ध्यान में रख के अपना स्टैंड बदला है, ना अपनी आइडियोलॉजी बदली, और ना मुझे लगता है वो बदलेंगे। सिर्फ एक चीज बदली, उन्होंने चीजों को अप्रोच करने का तरीका, और वो अप्रोच करने के तरीके का उनको डिविडेंड आज मिला है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईस, सुप्रिया सोनी ने मुद्दा बना लिया था की दादा के जितने भी साथी है उनके पीछे कोई ना कोई एजन्सी लगी हुई है। आता ह्या सगळ्या कॉन्ट्रोवर्सीला तुम्ही फेस करताना तुमच्या समोर काय थॉट आला होता? हमारे हिंदुस्तान की जो जस्टिस प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, उसके अंदर टिल द टाइम समवन इज नॉट कन्विक्टेड इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट। अब उसमें जो सब्जुडिस मैटर्स हैं या उन चीजों के ऊपर कमेंट करने से कोई बहुत ज्यादा बात निकलने नहीं वाली, बट इसमें एक बात, क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मेरे को जवाब देना जरूरी है। ये सब फैक्टर्स को जनता ने डिसाइड करके दिया इस बार, और इस बात के पीछे रह के ऑपोजिशन बार बार चुनाव ना जीत पाने का कारण बताए, ये सही बात नहीं है। आणि नवाब मलिकांना उभं करताना त्यांच्यावरती आरोप असताना देखील आणि देवेंद्र फडणवीस आणि बीजेपी देखील अपोज करत होते, नवाब मलिकांच्या पाठी अजितदादा उभे राहिले, ह्या सगळ्या भूमिकेमध्ये तुमचा काय हात होता? नहीं, नवाब मलिक साहब सीनियर नेता हैं एनसीपी के। जब से एनसीपी की इंसेप्शन हुई तब से वो एनसीपी के साथ हैं, और नवाब मलिक साहब के ऊपर जो भी कोई एक्यूजेशन है वो कोर्ट में है, और कोर्ट से उनको बेल सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है, और उस बेल के बाद वो हमारे विधायक थे, हमारे आमदार थे, और उनकी सीट हमारे खाते में थी। उस पे वहां पे कैंडिडेट कौन देना है वो प्रेरोगेटिव एनसीपी का था, अजीत पवार साहब का था। अजीत पवार साहब नवाब मलिक साहब की बहुत इज्जत करते हैं, और नवाब मलिक साहब से मेरा भी पर्सनल इंटरेक्शन है, और मैं समझता हूँ कि उनको महाराष्ट्र की राजनीति की काफी समझ है। मैंने बहुत सीखा उनसे बात करके, और वो बड़े आसानी से इस चुनाव से हट सकते थे। पण तुमची सीट गेली नाही शेवटी ती, वो बात अलग है, वो बात अलग है। उनको वो चुनाव से बड़े आसानी से हट सकते थे, और उनकी बेटी को सीट मिल रही थी, उनकी बेटी को सीट पे आराम से बैठ के वो जीत सकते थे, जो अभी जीत गई। सनाची सेफ सीट होती, इजी होती, बट उन्होंने उसको डिफिकल्ट किया। बगल की सीट पे गए, बगल की सीट पे जाके उन्होंने वो सीट लड़ी जिसके सामने ऑलरेडी एक दिग्गज नेता है जो वहां से जीतते आ रहे हैं, और उन्होंने वो चैलेंज लिया, वो चुनाव नहीं जीत पाए। अपनी सेना की सीट वो वीक कर ली या टाइट कर ली, जैसे भी कर ली। मैं उनको इस बात का क्रेडिट देना चाहूंगा, बिकॉज ये कोई लोग आसानी से कर नहीं पाते। लोग कहते हैं कि सेफ्टी कैसे हो, जनरली पॉलिटिशियंस को होता है कि मेरी सेफ्टी कैसे हो। जहां तक कैंडिडेचर देने की उनकी बात थी या बीजेपी की उनको ऑपोजिशन करने की बात थी, बीजेपी ने भी ये बात अपनी पब्लिक डोमेन में रखी कि भाई हम उनके कैंडिडेचर के साथ सहमत नहीं है, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। वो युति के कैंडिडेट हो सकते हैं, युति में सीट वो राष्ट्रवादी के पास है, राष्ट्रवादी का जिसको सीट दी उन्होंने दे दी। अब उसके बाद ये नवाब मलिक साहब पे था कि वो चुन के आ पाते हैं कि नहीं आ पाते, और वो वही उनकी बेटी के साथ। एवढं म्हणजे तुम्ही वाईटपणा घेतला बीजेपीशी आणि एवढं करून सीटही गेली। नहीं, वो बात अलग है। हम देखें वो सीट वैसे भी हम सीट तो एनसीपी की थी नहीं,
वो सीट एनसीपी तो कभी लड़ी नहीं है। एनसीपी पहली बार सीट लड़ने गई थी, अनुशक्ति नगर उनकी सीट थी, वही सीट वो नवाब मलिक साहब लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। और तो वो सीट के साथ एडिशनल सीट उनको दी गई, वो सीट दी गई, उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ा। आज चुनाव लड़ के वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं तो दोबारा प्रयास करेंगे। बट मैं उनको एक क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि वो बड़े आसानी से चुनाव से हटके साइड पे रह सकते थे, बेटी को चुनाव जिताते और बेटी का करियर आगे बढ़ता। तो मैं कहूंगा कि उनको क्रेडिट देना चाहिए इस बात का। या सगळ्या तुमच्या यशामध्ये सक्सेसमध्ये सोशल मीडियाचं कॉन्ट्रीब्युशन किती राहिलं? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आपने देखा होगा कि हमारे पूरे प्रचार में हमने न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही बार ऐड दिया और टीवी में भी ऐड हमने लास्ट के 7 दिन में दिया। ऐसा नहीं कि हम ऐड दे ही नहीं सकते थे, ऐसा नहीं कि हमारे को कंटेंट बनाना नहीं आता। इनफैक्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा कंटेंट बेस्ट था। बट सोशल मीडिया की जो वेरीफाइड रीच रहती है, सोशल मीडिया से हमें मालूम पड़ता है, आप भी कभी हम चर्चा कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड की डिजिटल की भूमिका कितनी बड़ी है, तो हमने उसको बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएशन किया, कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट की डिजिटल, उसमें हमारे से आगे कोई नहीं आ पाया, ये आंकड़े बताते हैं। तो हमने उसको ज्यादा यूज किया। और वैसे भी एनसीपी सोशल मीडिया पे थी नहीं, एनसीपी का सोशल मीडिया का प्रेजेंस लगभग 0 था। और अब आप देखें तो विद द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दे आर नंबर 1। नंबर ऑफ फॉलोअर्स अगर एंगेजमेंट की तुलना करते हैं तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे पिंक थीम से सब जगह दिखता था कि जो सोशल मीडिया पर चलता था, आप हमारे वीडियोस देखें, हमारे एडवर्टाइजमेंट देखें, हमारे सॉन्ग्स बहुत बड़े चार्ट बस्टर्स रहे। तो सोशल मीडिया के थ्रू उसकी प्रोपगेशन ज्यादा रहती है, डिसेमिनेशन सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा रहती है। तुमचे काही कॅम्पेन थांबवले होते? नहीं, कैंपेन तो उसमें कैसे बता सकते हैं हम। कैंपेन में तो बहुत सारी चीजें थी जो अपन कह सकते हैं कि अच्छी थी। एक दो आता सांगू शकता का तुम्ही तुम्हाला काय कुठल्या गोष्टीला थांबवलं होतं इलेक्शन कमिशनने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सतत दादा काही ना काही बोलायचे आणि त्यांची कॉन्ट्रोवर्सी व्हायची, पण यावेळेस तसं काही दादांची मोठी कॉन्ट्रोवर्सी होताना दिसते नाही. फक्त एक त्यांनी आर आर रावांवरती एक जे स्टेटमेंट केलं होतं रोहितच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये, पण ते इमिजिएटली वाईप आउट झाल्यासारखं झालं. सी, दादा ने बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच ली, सबने पार्टी ने मिलके, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट हमने किया कि आप अपनी लाइन बड़ी करने में जोर लगाइए, आप दूसरे को नीचे दिखाने में कैसे जोर लगा सकते हैं। उसमें पब्लिक को पसंद भी यही बात आती है कि भैया अगर आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं मुझे बताइए तो मैं उस पर वोट डालूंगा। एक ही कि आप किसी को बताइए कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है। तो हमने उसमें ओपोनेंट्स को टीका करने से बिल्कुल अपने आप को गुरेज किया। आप अजीत पवार साहब की दादा की वो स्पीचेस देखें, रैली देखें, इंटरव्यू देखें, तो उन्होंने बिल्कुल ये इस बात पर स्टैंड क्लियर रखा कि मेरे को मेरा पॉजिटिव एजेंडा, क्योंकि मैं डेवलपमेंट करना जानता हूँ, मेरा एक्सपर्टीज वो है, मेरा एक्सपीरियंस वो है, मेरी हिस्ट्री वो है, मेरी लेगेसी वो है, तो मैं उस लेगेसी के ऊपर ही चलूंगा। और उस लेगेसी पे उन्होंने बारामती में भी अगर आप देखा है तो बारामती में तो उनके परिवार के सदस्य उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पे भी उन्होंने कहा ना, उन्होंने कभी उनका नाम लिया क्योंकि वो उनके बच्चों की उम्र के हैं, उनके बच्चों जैसे ही थे जब तक परिवार इकट्ठा था। तो उन्होंने बताया लोगों को कि देखें भाई, मैंने आपके लिए ये किया है, आपको पता है, अगर आपको लगता है कि आगे मैं आपकी बारामती संभाल सकता हूँ, ये मेरा विजन है। बारामती का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, आपको मालूम होगा, 57 कॉन्स्टिट्यूंसी में बारामती भी एक थी, और अजीत पवार साहब ने खुद बारामती जाके बारामती का मैनिफेस्टो रिलीज किया कि मैं आगे ये करना चाहता हूँ, क्योंकि बारामती जनरली एक डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उसमें और बड़ी बात क्या हो सकती है जो हिंदुस्तान में नहीं हो, वर्ल्ड की नई बात उन्होंने बोली। वोटर्स को बोला कि भैया आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तो वोट डालें, और वोटर्स ने भर भर के वोट डाला वहाँ पे। महाविकास आघाड़ीपेक्षा महायुति सरस ठरली. टॉप 5 रीजंस आपके हिसाब से क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप किसी चीज में सक्सीड नहीं करते हैं तो आप बेटर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें जो रिजल्ट आए वो सब अलायंस पार्टनर्स के लिए सिमिलर थे। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कहे कि मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ। शिंदे साहब की सीट्स लगभग ठीक ठाक आई इन कंपैरिजन टू अदर पार्टीज, तो सबको लगा कि हमको कुछ करने की जरूरत है। पहले तो वो चीज, उस चीज के बाद इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। आपस की कोऑर्डिनेशन के ऊपर कहीं एक दूसरे की टांग खींचने वाला मैटर नहीं था, ये था कि भी कैसे किसी की स्ट्रेंथ को यूज किया जा सके। अजीत पवार साहब की स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना है, फडणवीस साहब की कैसे करना है, शिंदे साहब की कैसे करना है, वो सेकंड होगी कोऑर्डिनेशन। थर्ड, हमारी सीट डिस्कशन बहुत अर्ली स्टार्ट हुई। अच्छा, बहुत अर्ली सीट डिस्कशन स्टार्ट हुई। लोकसभेची चूक तुम्ही सुधारली। हाँ, वो बहुत अर्ली स्टेजेस पे मेजर सीट्स डिस्कस हो चुकी थी, क्लैरिटी थी कौन लड़ने वाला है, कौन सीट लड़ने वाली है। सो सब लोग अपने अपना होमवर्क करने में, इनफाइटिंग नहीं झाली। इनफाइटिंग नहीं थी। कुछ कंट्रोवर्शियल सीटें रहती हैं जिस सीटों पे मान लीजिए भाजपा भी कभी नहीं जीती, शरद पवार भी, अजीत पवार भी कभी नहीं जीते, शिंदे भी कभी नहीं जीते, तो उस पर सब क्लेम कर रहे हैं।
तो उसके ऊपर डिस्कशन करके फिर सर्वे के जो मैट्रिक्स थे उसके ऊपर एंड में डिसीजन हुआ। तो थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ बड़ा पॉइंट ये था, एटलीस्ट एनसीपी की जो बात थी और बाकी हमारे अलायंस पार्टनर्स भी, कि हमारी कैंपेन 2-3 महीने पहले शुरू हो गई थी। जो दूसरी तरफ का अलायंस था उनकी कैंपेन शुरू हुई चुनाव से मैक्सिमम 2 वीक्स पहले। तो वो टाइम का गैप बहुत बड़ा था, उसके अंदर वो काफी समय निकल गया। और तीसरी चीज मैं जो मानूंगा वो उसका क्रेडिट ऑपोजिशन को मिलना चाहिए कि ऑपोजिशन ने जो लड़की बहन योजना का विरोध करना शुरू किया, जो उनकी कंफ्यूज्ड स्ट्रैटेजी थी, कि स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा कि ये बोला जाए कि ये तो दे नहीं पाएंगे, आपको याद ही होगा। तो पहला स्टैंस तो उनका ये था, उससे चर्चा होनी शुरू हुई स्कीम के बारे में। दूसरा स्टैंस जब पहला टप्पा चला गया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तो एक ही बार देंगे, दोबारा नहीं दे पाएंगे, ये तो सिर्फ इलेक्शन के लिए है। फिर बंद। तीसरा स्टैंस उन्होंने बोला ये बंद हो जाएगी। चौथे स्टैंस उन्होंने बोला कि ये वोट खरीदने के लिए है। और पांचवा स्टैंस उन्होंने बोला कि हम इसको बढ़ा के देंगे। तो पांचों स्टैंस में इतनी कंफ्यूजन थी कि वोटर की माइंड में ये बैठ गया, क्योंकि इस दौरान 5 टप्पे पहुंच गए लोगों को और आप उसमें खेल गए। 5 टप्पे जब पहुंच गए तो क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि जिसको 5 बार पैसा मिले 1500 करके, तो 7,500 रुपए जब उनको मिल गया तो उनको क्रेडिबिलिटी क्रिएट होगी कि भाई अगर ये लोग आए तो हो सकता है कि नहीं मिले। वो 3,000 की तो चर्चा ही कहीं नहीं हुई। आप अगर रोड पे खड़े होकर से पूछें कि वो वाला अलायंस लड़की बहन के बारे में क्या कह रहा था, तो आपको 90% लोग ये कहते मिलेंगे हो सकता है बंद कर दें। कोई नहीं मिलेगा वो कहता हो कि 3,000 रुपए मिलने वाला था। और उनका 3,000 छोड़िए, इधर का 2100 भी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोगों को ये पता था कि स्कीम चलती रहेगी क्योंकि हमारे को कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है। और उसमें जो लोग जो योगदान अलायंस पार्टनर्स, यूटी के पार्टनर्स ने कैंपेन करने में किया, उसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, चाहे वो अजीत पवार साहब हैं, फडणवीस जी हैं या शिंदे जी हैं। बट ज्यादा क्रेडिट ऑपोजिशन को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसके बारे में इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया कि वोटर के माइंड में क्लैरिटी आ गई कि भाई हो सकता है ये लोग बंद कर दें। तो उससे जो है वो ये तो 5 फॅक्टर में मान के चलता। मतलब लाडकी बहीण गेम चेंजर जी होती ती गेम चेंजर झाली। येस येस डेफिनेटली। शेवटचा प्रश्न, तुम्ही अजितदादांना इतक्या सक्सेसपर्यंत आणलेला आहे, एनसीपीला आणलेला आहे, तुमच्या अशा स्ट्रॅटेजीने तुम्ही अजितदादांना सीएम करू शकता? नहीं, मेरा काम चुनाव लड़के चुनाव के परिणाम तक का है। उसके बाद आगे जो रोल होगा वो अलग होगा, बट उसमें डेफिनेटली ये रोल नहीं है कि भाई उसमें चीफ मिनिस्टर बनाने में मेरे को कुछ करना है। यस, अजीत दादा पवार बिना चेयर के भी अजीत दादा है। कुछ लीडर किसी किसी स्टेट में ऐसे रहते हैं, एक अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब पंजाब में है कि वो मुख्यमंत्री नहीं भी हैं तो भी वो कैप्टन साहब हैं। ऐसे कई लोग हैं, उसमें अजीत पवार साहब भी ऐसे है कि वो अजीत दादा है। वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या नहीं भी चेयर लें तो वो उनका एक ऐसा ऑरा है। हम ये जरूर चाहेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी और महाराष्ट्र के एरियाज में पहुंचे, क्योंकि अभी वो जिन क्षेत्रों में राजनीति करते हैं महाराष्ट्र बहुत बड़ा है उससे, तो उन क्षेत्रों में भी उनकी पॉपुलैरिटी म्हणजे अजून ते सीएम साठी लायक नाही असं मला म्हणायचं आहे? नहीं वो सीएम्स के में अगर मेरे से पूछा जाए तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन में वो आगे हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने खुद अपने इस 5 महीने के एक्सपीरियंस में देखा है कि उनके साथ काम करने वाले सीनियर्स और जूनियर सब उसके कायल हैं। और उनके ओपोनेंट्स भी बोलते हैं कि अजीत पवार साहब की गवर्नेंस एकदम कड़क। तो वो मेरे ख्याल से तो क्वालिफिकेशन में सबसे आगे हैं और एक्सपीरियंस में भी आगे हैं, क्योंकि जितनी बार उन्होंने बजट पेश किया उतनी बार तो लोग कई बार मंत्री भी नहीं रहते, तो उन्होंने 10 तो बजट ही पेश कर दिए हैं। और बजट पेश करना कोई आसान काम नहीं, आप जानते हैं। हम उनको ये भी बोलते थे कई बार, जैसे हमने पार्टी का मैनिफेस्टो बना रहे थे, उसमें 1-2 प्रपोजल हमने ऐसे दिए जिसके अंदर कुछ फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस थी बड़ी, तो बोले नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये डिलीवर नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि क्या डिलीवर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो वो इस बात में बड़े स्पष्ट है और स्पष्टता से बात बेबाकी से आपने स्टार्टिंग में बोला बात करते हैं, बट वो अपने उनके माइंड में क्लैरिटी है कि ये हो सकता है, ही नहीं हो सकता। वो किसी का काम भी करते हैं, फाइल पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं अधिकारी से, फिर पूछ के बोलते हैं कि काम हो जाएगा, या बोलते हैं नहीं होगा, उसको ये नहीं बोलते कि अच्छा मैं बात कर लूंगा। तो स्पष्टता रखते हैं। क्वालिफिकेशन मेरे हिसाब से वो सबसे आगे हैं, एक्सपीरियंस में सबसे आगे हैं, बट क्योंकि नंबर्स गेम है, वो नंबर्स गेम में वी नो हु हैज हाउ मेनी नंबर्स। एक शेवटचा प्रश्न घेतो, अजितदादांसारखा माणूस राज्यात नेतृत्व हवं की हा नेता केंद्रात जायला हवा? उनका इंटरेस्ट महाराष्ट्र में नरेश जी मजा आली तुमच्याशी बोलण्यामध्ये, पण सक्सेस तुम्ही एन्जॉय करताय। थँक्यू। आता निश्चितच नरेश अरोरा या नावाकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन महाराष्ट्रातला वेगळा असेल। आमच्याशी गप्पा मारल्या, मनमोकळ्या गप्पा मारल्या, धन्यवाद। थँक्यू।